Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. As students, all of you know, after completing the very first chapter of crop production and management, today we need to discuss about the microorganism. What is microorganism? As all of we know, micro prefix added as organism. Why is it? Micro means very small in size. They cannot seen with our naked eye. We need some microscope to see them. That is very small in size. And even before 1674, no one know about the microorganism before invention of the microscope by Antony van Leeuwenhoek. And again, lots of other scientists also work on it. So now we need to understand microorganism in terms of those organisms which are very small in size, right? That is called microorganism. Now, what kinds of organisms are categorized in this? Okay, just we need to understand firstly, हम लोग बायोलॉजी में किस किस चीज़ों को पढ़ते हैं. ऑफकोर्स बायोलॉजी में सर लिविंग के बारे में पढ़ते हैं. आज तक आपने क्या पढ़ा है? प्लांट्स के बारे में पढ़ा या फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ा, राइट? आपने क्या पढ़ा? या तो एनिमल्स का रिस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, एक्सक्रेशन पढ़ा, या फिर प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है. इन सब विषय में आपने 6-7 क्लास में पढ़ा. 8 क्लास फर्स्ट टाइम है जब आप किसी और लेवल के ऑर्गेनिज्म को जानने जा रहे हैं. आपको पता है पूरे वर्ल्ड के लिविंग को ना 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, 5 किंगडम में बांट दिया गया. अभी किंगडम फाइलम क्या होता है वो 9th क्लास में डाइवर्सिटी में जानेंगे. बट आप एक इमेजिन करो कि पूरे वर्ल्ड के लिविंग को ना 5 कैटेगरीज में बांट दिया गया. मान लो सबसे पहला कैटेगरीज जो था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई. चलो फंजाई को आप थोड़ा बहुत जानते हो, मशरूम एंड ऑल दीज. बट व्हाट अबाउट द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? मोनेरा और प्रोटिस्टा को समझने के लिए ना हमें समझना होगा ये पांचों को कैसे बांटा गया था. इसको समझ लेंगे बहुत इजी हो जाएगा. समझते हैं ये पांचों को क्यों बांटा गया या फिर किस बेसिस पे वो ऑल द सभी लिविंग को 5 भागों में बांटा गया. क्यों 5 में बांटा और किसने बांटा? तो R.H. विटेकर ने 1969 में पूरे लिविंग को 5 क्लासेस, 5 किंगडम में बांटा. उन्होंने, उनका लॉजिक बहुत सिंपल था. उन्होंने कहा देखो जो भी यूनिसेलुलर होगा, 7th क्लास में थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ा था ना, और यूनि मतलब एक, जो एक सेल से मिलकर बना होगा, इसको इन दोनों में रखो. यदि कोई मल्टी सेलुलर हो, कोई मल्टी सेलुलर हो, लेकिन क्या हो ना, मल्टी सेलुलर में नॉन क्लोरोफिलस हो, नॉन क्लोरोफिलस हो, तो उसको इसमें रखो. ये जनरली डिकम्पोजर फॉर्म में होगा. डिकम्पोजर पता है ना 7th क्लास में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ये डेड डिकेड मटेरियल पे उगेगा. अब चलते हैं प्लांट में. इसके पास क्लोरोफिल होगा और सबसे बड़ा ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा. लॉट्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो देयर, बट प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा. और एनिमल के बारे में बोला कि सारा का सारा एनिमल जनरली कंज्यूमर होगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के कंज्यूमर होगा. इसके पास माउथ होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा. इस तरह का बात हमें समझ में आया. मतलब क्या हुआ, ये सब का सब मल्टी सेलुलर था. ये सब का सब क्या था? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर. तो आप समझो यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं. इन दो को तो आपने मिस अभी तक जाना ही नहीं था. किंगडम में से आपने प्लांटी के बारे में बहुत सारा बातें पढ़ा, जाइलम, फ्लोएम एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेपल, पेटल, फूड स्टोरेज, सब आपने 6th क्लास में पढ़ा. गेटिंग टू नो प्लांट में 7th क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में भी पढ़ा. बट यहाँ पे क्या हुआ, फंजाई के बारे में बहुत कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हो. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इसमें क्या बोला, इन दोनों को हटाते हैं. सबसे पहले समझते हैं क्या चीज, ये दोनों का दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है.
और एक सेल को ना देखना किसी के लिए भी मुश्किल है, बिकॉज द साइज ऑफ सिंगल सेल इज एज वेरी स्मॉल एज यू कैन नॉट सी विथ योर ओन आई। हम अपने आँख से तो कम से कम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आई का ना कुछ फिक्स रेंज के चीज़ों को ही देख सकते हैं। सारे चीज़ों का, वर्ल्ड के सभी चीज़ों को ना आप आँख से नहीं देखते हो, लेकिन वो होता है। जैसे अभी अभी जो फ़ोन से आप बात करते हो तो वेव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो कि बहुत छोटे साइज का है, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। अब यूनिसेलुलर में भी ये दोनों ही यूनिसेलुलर है, तो किसमें हम किसको मोनेरा मानेंगे, किसको प्रोटिस्टा मानेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा वर्ड था। यूनिसेलुलर में जो भी प्रोकैरियोटिक होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनेरा बोलेंगे। यानी कि प्रोकैरियोटिक होना चाहिए और यूनिसेलुलर होना चाहिए, तब उसको क्या कह देंगे? मोनेरा कह देंगे। क्लियर है? अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है सर, ये तो पहले पता होना चाहिए ना। देखो सेल, ऑल सारा लिविंग किससे मिलकर बना है पता है? सेल से। सेल के अंदर एक होता है सेंट्रली लोकेटेड पार्ट जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और उसको क्या कहते हैं पता है? न्यूक्लियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, देखो प्रो मीन्स क्या होता है पता है? प्रो मीन्स होता है प्रीमेटिव, और कैरियोट्स मीन्स क्या होता है पता है? न्यूक्लियस। यानी कि वो सेल जिसका न्यूक्लियस प्रीमेटिव हो। प्रीमेटिव का क्या मतलब हुआ सर? अनडेवलप्ड। तो जिसका न्यूक्लियस ना अनडेवलप हो, मतलब ये न्यूक्लियस फुल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से मिल करके नहीं बना हुआ हो, अनडेवलप्ड हो, उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। मतलब ये सिंगल सेल का भी होगा और इसका न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं होगा। जिस भी लिविंग का, उस सब लिविंग को कहाँ रखेंगे? मोनेरा में रखेंगे। समझ में आ रहा है? मोनेरा में उस लिविंग को रखने जा रहे हैं जो लिविंग बहुत सिंपल हो, सिंगल सेल का बना हुआ हो, उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो। अब दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक। अभी ये यूकैरियोटिक क्या होता है? पहले सबसे पहले इसको समझते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है। यू मीन्स होता है ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट्स मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यानी कि जिसका ट्रू न्यूक्लियस हो। देखो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो? कैरियोटिक, एक में प्रो है और दूसरे में यू है। समझ में आ रहा है? प्रो मीन्स प्रीमेटिव डेवलप, प्रीमेटिव या अनडेवलप, और यू मीन्स ट्रू। यू मीन्स ट्रू, और ट्रू का मतलब वो सेल जिसका न्यूक्लियस पूरा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, डेवलप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो और उसके पास न्यूक्लियस हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो प्रोकैरियोटिक होगा उसको मोनेरा में यूनिसेलुलर, और जो प्रोकैरियोटिक होगा यूनिसेलुलर में जो प्रोकैरियोटिक होगा उसको कहाँ रखेंगे? मोनेरा के अंदर रखेंगे, और उसी में यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक होगा उसको कहाँ रखेंगे? यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक होगा उसको कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखो आप ना मोनेरा, प्रोटिस्टा और थोड़ा बहुत फंजाई और प्लांटी में भी पहले रखा जाता था कुछ चीजों को, जिसको कहते थे एल्गी। इसको आप पढ़ते हो। यानी हम इतना देर से जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे किसको? आपने बहुत पढ़ लिया है एनिमल्स के बारे में, क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 2, 3 से शुरू हो जाता है, राइट? एनिमल का रिप्रोडक्शन, एनिमल का बिहेवियर, मैमेल, रेप्टिलिया, ये सब। प्लांटी के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा, लेकिन क्या आपने एल्गी के बारे में पढ़ा? बहुत कम या नहीं पढ़ा। फंजाई के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। प्रोटिस्टा तो पूरा ग्रुप है, इसके अंदर आता है बैक्टीरिया मेनली, यानी कि जितना भी बैक्टीरिया होगा उसको कहाँ रखेंगे? मोनेरा के अंदर। आपने 6 क्लास में क्लेमाइडोमोनास पढ़ा होगा। ये जो एग्जांपल्स है, कुछ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, प्रोटोजोआस। तो समझना होगा
कि हम लोग इससे ऊपर वाले को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है। और जैसे ही कोई चीज़ यूनिसेलुलर होगा तो ऑटोमेटिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होगा ही। समझ रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम टाइम तुम्हें ये वर्ड सुनने मिलेगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो तुम्हें पता होना चाहिए यूनिसेलुलर मतलब मेडअप ऑफ सिंगल सेल एंड प्रोकैरियोटिक मींस whose न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप। बातें समझ में आ रही है? जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जिसका न्यूक्लियस फुल डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। समझ में आ रही है? यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, कुछ फंजाई को भी पढ़ेंगे, सभी फंजाई को नहीं, क्योंकि कुछ फंजाई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी नहीं। जैसे मशरूम, आप मानते हो मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। मशरूम को आप देख सकते हो कि नहीं? बहुत आराम से। तो बेसिकली आगे चलते हैं। एल्गी, ये सब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप पढ़ने वाले हो। तो किस किस चीजों को पढ़ने वाले हो? सबसे पहला लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दूसरा जो आपको पढ़ना है, बैक्टीरिया के बाद आपको पढ़ना है फंजाई। फंजाई के बाद आपको पढ़ना है एल्गी। और इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस को भी हम जान लें। अच्छा, वायरस के बारे में थोड़ा खास बात आपको बता देना चाहते हैं। वायरस के पास ना फुल सेल होता ही नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना आउटर, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइटो मतलब क्या होता है पता है? सेल। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब पता है? प्लाज्म। याद करो, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। याद आया? 6th क्लास 7th क्लास स्टेट ऑफ मैटर, तो प्लाज्मा स्टेट होता है। तो प्रोबेबली यहाँ पे साइटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स के अंदर होता है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ भरा हुआ होता है सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? सेल का। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर है बातें? ओके। अब समझो कि बैक्टीरिया को पढ़ना है, फंजाई को पढ़ना है, एल्गी को पढ़ना है और वायरसेस को पढ़ना है। ये आपका मेन कैटेगरीज है। किसका पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसको किसको पढ़ना है। अब समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहता है, किसको किसको पढ़ना है। ये तो हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सारे चैप्टर्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक व्हाट इज द साइट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे पहले भी पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर एज यू कैन इमेजिन और एज ऑन अर्थ, एवरीवेयर। एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और कहाँ कहाँ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हॉट स्ट्रीम्स पर भी होगा, रॉक्स पर भी होगा, सॉइल के अंदर भी होगा, सॉइल के ऊपर भी होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। क्या है? संतोषी माँ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बातें समझ में आ रही है? गाना सुने हो ना? तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो हमको ऑकुरेंस पता चल गया, उसमें क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया। अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म को आप पढ़ते हो तो आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ते हो? मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब पढ़ते हो ना। यही चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी पढ़ना है कि आप जैसे बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो बैक्टीरिया रहता कहाँ है, ऑकुरेंस क्या है, दूसरा लाइफ कैसे चलता है उसका, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, उससे हमको क्या यूजफुल होने वाला है, वो हार्मफुल कौन कौन सा है, इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है और एक्चुअली जानना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज रियली इट्स नेसेसरी टू नो
बिकॉज सॉल्यूशन आर ऑलवेज बिहाइंड द नॉलेज। आपको यदि जानकारी रहेगा किसी चीज़ के बारे में, तभी उसके बारे में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल है, बट उतना ही ज़्यादा हार्मफुल भी है, बिकॉज कोरोना crisis. You know, everyone are in the condition of lockdown because of only one reason, that's a microorganism. तो हम लोग जानने वाले हैं सेक्शन बाय सेक्शन वीडियोस में। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहला कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, और वो कौन है? बैक्टीरिया। जैसे हम लोग में बहुत सारा स्पीसीज होता है ना, तो बैक्टीरिया एक्चुअली मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। तो बैक्टीरिया का भी बहुत सारा टाइप है, अलग अलग टाइप्स का बैक्टीरिया होता है, अलग अलग जगहों पे मिलता है। आपने बहुत बार सुना होगा दूध को दही जमाता है, दही में बदल देता है कौन? बैक्टीरिया। आप लोग को बहुत बार सुनने में मिला होगा मेडिसिन बनाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। तो आज इंट्रोडक्शन था, कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं बैक्टीरिया। थैंक यू आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखे। थैंक्स अ लॉट। Focus on your study and continue learning even in the condition of lockdown. Thanks once again.